प्लेटो की यूटोपिया से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिस्टोपिया के बीच हम स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत रोला बार्थ ने जो एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की थी, द डेथ ऑफ ऑथर, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य या यूटोपिया से कवियों को खदेड़ दिया था। उनका कहना था कि कवि तो नकलची होते हैं, उनका अपना कुछ ओरिजिनल होता नहीं है। सारी चीजें जो सत्य है वो तो ईश्वर के मस्तिष्क में है, वो तो आइडिया फॉर्म में है, और कवि तो नकल करता है, और ये ऐसा वैसा नकल भी नहीं है, यह तो सत्य से तिगुनी दूरी पर होता है। यानी कि जो सत्य है वो तो है, आइडिया फॉर्म में है, और फिर उस आइडिया के आधार पर जो वस्तुएं इस संसार में हैं या बनाई गई हैं वो सत्य से दुगनी दूरी पर है। और उन जब वस्तुओं को देख करके कवि लिखता है तो वो तो नकलची है, वो तो सत्य से तिगुनी दूरी पर है। तो इस ट्राइपेटाइट थ्योरी के आधार पर प्लेटो ने कवि पर जो कुदृष्टि डाली और अपने आदर्श राज्य से उसे खदेड़ बाहर किया। इसके बाद भी हम देखते हैं कि कवियों को या रचनाकारों को यह जो आक्रमण है, आलोचकों का आक्रमण है, यह झेलना पड़ा। और इसी की कड़ी में हम रोला बार्थ के द डेथ ऑफ ऑथर को भी समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है द डेथ ऑफ ऑथर। और 1967 में जब रोला बार्थ ने यह निबंध लिखा, ये ऐसे था, यह निबंध था, जब लिखा तो आलोचना के क्षेत्र में एक भूचाल सा आ गया। ठीक है, और लिखने की वजह क्या थी? अगर हम उस समय के परिवेश को देखें तो फ्रांस की सड़कों पर छात्र आंदोलन बड़ी जोर शोर से चल रहा था, और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ साहित्य के पटल पर भी विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा था। तो डेथ ऑफ ऑथर का मतलब ये नहीं है कि लेखक मर गया है या कोई मशीन लिखेगी, या ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं थी। द डेथ ऑफ ऑथर का मतलब यह है कि जो रचना है उसको लिखे जाने के बाद लेखक से या उसके रचनाकार से कोई लेना देना नहीं है। यानी हर रचना को एक क्रिएटिव पीस ऑफ राइटिंग की जगह एक टेक्स्ट के रूप में समझना है। या हम ये कह सकते हैं कि ये आलोचना के क्षेत्र का एक प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि भाई रचना जब आ गई तो पाठक और रचना के बीच लेखक कहीं भी नहीं है, रचनाकार कहीं भी नहीं है। यानी ऑथर इज नॉट एन ऑथर, ही इज जस्ट अ राइटर, वो केवल एक राइटर है। और आगे रोला बार्थ जब एक अपना और निबंध लिखते हैं कि हाउ टू रीड पोएट्री, तो उसमें भी यह अपनी अवधारणा स्पष्ट करते हैं कि अगर पाठक और रचनाकार के बीच लेखक आ जाता है, पाठक और रचना के बीच लेखक आ जाता है, तो फिर रचना का जो आनंद है वो पाठक उठा ही नहीं सकता है। यानी रचनाकार कोई एक ऐसा ऑथर गॉड नहीं है, अल्टीमेट ऑथोरिटी नहीं है कि अगर रचना को समझना है तो पाठक यह समझेगा कि रचनाकार क्या कहना चाहता था। जैसे हम कविता या कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो हम समझने का प्रयास करते हैं, पहले ये कहा जाता है प्रेमचंद क्या कहना चाहते थे, गबन में प्रेमचंद क्या कहना चाहते थे, कामायनी में जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते थे। तो जब प्रेमचंद ने लिखा वो समय अलग था, और आज जो पाठक पढ़ रहा है वो उसे अपने हिसाब से समझेगा। आज से 200 साल बाद जो पाठक पढ़ेगा वो अपने हिसाब से समझेगा। तो यहां पर यह अवधारणा है कि पाठक
केंद्रित आलोचना होनी चाहिए। और ये जो है द डेथ ऑफ ऑथर की अवधारणा, इसमें कहते हैं कि मूल में क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि स्ट्रक्चर के बाहर तो कुछ नहीं है, ठीक है, और स्ट्रक्चर तो परमानेंट है, सिर्फ जो सिग्निफाइड है यानी कहने का जो ढंग है वो अलग होता है ना। इसलिए कहते हैं रोलाबाद कि जितना जो कुछ भी कहा जाना था सब कहा जा चुका है साहित्य में, नया कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर उनकी भाषा में कहें तो ये साइन ऑफ कोटेशंस है, सिर्फ उद्धरण है, बस इतना ही है कि इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए गए हैं, उद्धरण चिन्ह हटा दिए गए हैं, अन्यथा जो कुछ भी कहा जा चुका है बस वही कहा जा रहा है, नया कहने को कुछ भी नहीं है। इसलिए लेखक की जो अवधारणा है, उसके ओपिनियंस क्या है, उसके फीलिंग्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है रचना के भीतर। सीधे सीधे यह मार्क्सवादी आलोचना, यथार्थवादी आलोचना और साथ ही साथ खास करके मनोविश्लेषणवादी आलोचना, साइको एनालिटिकल जो क्रिटिसिज्म था, उस पर प्रहार करना था कि टेक्स्ट को सिर्फ टेक्स्ट की तरह पढ़ना है, टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। हम जब भी पढ़ेंगे तो हम ये नहीं देखने जाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि कौन लेखक था, कहाँ उसका जीवन कैसा था, किन परिस्थितियों के बीच उसकी चेतना बनी, वो कहना क्या चाहता था, नहीं, पाठक को इससे कोई लेना देना नहीं है। पाठक के सामने वो एक टेक्स्ट है जहां पर लेखक कोई नहीं, कहीं नहीं है। यानी कि ऑथर इज नॉट अ डेमी गॉड, ऑथर इज नॉट अ पर्सन who just stand behind the writing, behind the work, critical work जो novel है, और he is not pouring into meaning and emotions into the जो उनकी रचना है उसमें वो कुछ भी नहीं डाल रहा है। ये सब कुछ पाठक पर निर्भर करता है। चलिए इसे हम थोड़ा सा अपने साहित्य, हिंदी साहित्य के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, ठीक है। कहते हैं कि यन्न भारते तन्न भारते, कि जो महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। व्हाट इज नॉट इन महाभारत इज नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड। सब कुछ महाभारत में है, यानी जितना कुछ लिखा जाना था सब कुछ लिखा जा चुका है। अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो तुलसी की ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि उन्होंने कहा है कि अगर उनकी हम बात लें कि कैसे उन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो लिखते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदे, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यानी कि जितने पुराण हैं, सारे पुराण, वेद, आगम, वेद और निगम, तंत्र, सभी चीजें इसमें है। यहीं तक नहीं रुकते हैं, आगे लिखते हैं यदे रामायणे निर्गंधितम, और जो रामायण है उसे भी आधार हमने बनाया है। यहां भी नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं कि क्वचिद अन्योतो अपि, और इसके अलावा भी जो लिखित में नहीं है, जो लोक में प्रचलित कथाएं हैं राम से जुड़ी, तमाम चीजों को लिया है तुलसी ने और खुलकर इसे अभिव्यक्त करते हैं। और तब भाषा निबंध मति मंजुलम, है ना, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, और तमाम चीजों को संयोजित कर देते हैं। तो अगर हम रोला बार्थ के हिसाब से समझे तो इसमें नया क्या है, सब कुछ तो ले लिया है ना। अगर सूर को देखें तो सूर ने जो
लिखा। जयदेव पहले परंपरा में है ना, चंडीदास परंपरा में है, विद्यापति परंपरा में है। ठीक है, कहने का ढंग बदला है लेकिन परंपरा में तो थी। बड़ी सहज की बात करते हैं कबीर, लेकिन कबीर ने भी तो जो कहा उसके पहले भी तो है। गोरखनाथ ने कहा है ना, सहज साधना की बात कहते हैं कबीर। गोरख ने तो पहले ही कह दिया, हब की न चलीबा ठब की न बोलीबा, धीरे धरीबा पाँव गर्भ न करीबा, सहजे रहीबा बहनत गोरख राव। कि एकदम वो हबड़ हबड़ बोलना नहीं है और ठबर ठबर चलना नहीं है, ना हड़बड़ा कर बोलना है ना हड़बड़ा कर चलना है, धीरे धीरे पैर रखिए। गर्भ न करीबा, गर्भ नहीं करिए, सहजे रहीबा। कबीर ने भी तो यही बात कहा है, विनम्रता की बात। बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। है ना यहाँ पर गर्व न करने की बात और सहजता की बात तो है, सहज रहना है। तो नया क्या कहा? तो अगर इस तरह से हम देखें तो देखिए, है ना कि सब कुछ कहा जा चुका। और आज फिल्मों में देखिए मिक्स रिमिक्स बनते जा रहे हैं ना। क्यों? नया नहीं है। तमिल की फिल्मों के रिमिक्स ले रहे हैं, साउथ की फिल्मों के रिमिक्स ले रहे हैं। क्यों? सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, लिखते लिखते एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। यार इस पे तो इतना कुछ लिखा जा चुका है, नया क्या लिखा जाए? तो ये चीज है। और इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी। ऐसा नहीं है कि रोला बाथ ने भी जो कहा, ऐसा थोड़ी है कि हवा में कहा। इलियट तो स्ट्रक्चरलिज्म से उनको हम नहीं जोड़ेंगे, वो तो न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। तो उन्होंने भी तो पोएट्री के बारे में ये कहा था ना कि पोएट्री इज नॉट द लेटिंग लूज ऑफ इमोशंस, रादर इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशंस। पोएट्री भावना का प्रवाह प्रसार नहीं है, ये तो अपनी भावनाओं से पलायन कर जाना है। ठीक है, पोएट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, रादर इट इज द एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, कि अपनी पर्सनैलिटी से एस्केप कर जाना है। लेखक नहीं है, जितनी दूर रचनाकार रचना से रहता है रचना उतनी ही अच्छी बनती है। यही तो है इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। अब आज इसकी क्या जरूरत है? जब रोला बाथ ने लिखा होगा तो उस समय तो मशीन से ये संभव नहीं था, तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि वो लिख ले। लेकिन आज तो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इस कृत्रिम बुद्धि में अब इमोशंस डालने की कोशिश भी जारी है। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहे हैं जो कि जिसमें आपके इमोशनल इंटेलिजेंस भी होगा, और वो कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली है। और आज सिर्फ चैट जीपीटी ही एक रचना के क्षेत्र का या ऑथर्स का, जो क्रिएटिव राइटर्स हैं, उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि कई ऐसे आपके पास चैटबॉट हैं, कई ऐसे आपके पास इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जो कि जनरेटिव राइटिंग कर सकते हैं, जो कि कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। बस उसमें आप थोड़ी सी जानकारी टाइप कर दीजिए कि आपको प्लॉट कैसा चाहिए, थीम कैसी चाहिए, जॉनरा कैसा होना चाहिए। ओपिनियन तो उसमें है नहीं, लेकिन हाँ कंटेंट आपका किस तरह का आप कंटेंट चाहते हैं, डायलॉग्स का बैलेंस कितना होना चाहिए यहाँ तक भी है उसमें। टोन कैसा आपको चाहिए, रोमांटिक चाहते हैं, ट्रैजिक चाहते हैं, ह्यूमरस चाहते हैं, सब चीज की सेटिंग्स है उसमें। बस डाल दीजिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए उपन्यास या कहानी या जो विधा चाहे लिख करके आपको दे देगा। तो खैर, लेखक पर जो खतरा, रचनाकार की रचनात्मकता पर जो खतरा प्लेटो के समय था,
रोला बार्थ से भी वो बच नहीं पाया स्ट्रक्चरलिज्म में, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय भी ये खतरा तो मौजूद है। तो यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूटोपिया है या डिस्टोपिया है, राम राज्य है या कि महारौरव नर्क है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी हाल में एक किताब हमारे एक अपुपेन ने लिखी है भारत में अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर के, ड्रीम मशीन, और उसमें बहुत से पहलुओं पर विचार किया है। अब देखना यह है कि यह जो संकट है, मैं तो इसे संकट ही मानूंगी, क्योंकि मनुष्य का स्थान मशीन नहीं ले सकता है। तो मैं तो इसे संकट ही मानती हूं कि यह रचनात्मकता पर एक संकट है, क्योंकि इससे प्लेटो के नकलची कवियों को नकल करने की और छूट मिल जाएगी। लेकिन देखना है कि हिंदी जगत इस खतरे से कैसे निपटता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से, और अपनी रचनात्मकता को कैसे बचाता है। ठीक है, थैंक यू।